नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डेथ। तो सेल डेथ हमारे पास क्या है, तो हम देख लेते हैं कि अभी हमने पहले बात की थी कि अगर सेल के ऊपर हम स्ट्रेस डालते हैं इस अमाउंट का कि जिस पे आप सेल बर्दाश्त नहीं कर पाता उस चीज़ को, तो उसको हम बोल रहे थे सेलुलर इंजरी। अब सेलुलर इंजरी को हमने दो में डिवाइड किया था, एक था रिवर्सिबल और एक था इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्या था कि अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो सेल नॉर्मल अपना फिजियोलॉजिकल स्टेट में चला जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी तब थी जब अगर रिवर्सिबल इंजरी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या वो बढ़ गया, उस मिकदार से ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से सेल अब अपने आप को दोबारा से नॉर्मल स्टेट में नहीं लेके जा सकता, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डेथ आपको देखने में मिलेगी। अब सेल डेथ को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी सेल में से अगर आप न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं या किसी भी वजह से न्यूक्लियस बीच में से ख़त्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं सेल डेथ हो गया इसमें। तो अब न्यूक्लियस जो यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन तरह से प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस रिमूव होता है सेल में से। तो एक है हमारे पास पिक्नोसिस, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं कार्योहेक्सिस, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी एग्जांपल है जो इसको हम बोलते हैं कार्योलाइसिस, इसमें क्या होता है, पूरा न्यूक्लियस ही एकदम से बीच में से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थी तीन प्रोसेसेस, पिक्नोसिस, कार्योहेक्सिस और कार्योलाइसिस। अब सेल डेथ के हमारे पास दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेल डेथ होती है, एक होती है निक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस। एक जो है वो प्रोग्राम्ड है और दूसरी नॉन प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। अब जो निक्रोसिस है वो क्या है, तो निक्रोसिस में हमारे पास यूजली जो नंबर ऑफ सेल्स या जिनकी सेल डेथ होती है वो सेल अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। और इसमें यूजली हमारे पास जब इस तरह का कोई जिसमें हमारे पास ज़्यादा सेल की डेथ होती है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है जो कि आपको अपोप्टोसिस में नहीं देखने को मिलेगी। और ये निक्रोसिस जो है हमेशा पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, नेवर फिजियोलॉजिकल है। तो जब भी कोई डिफेक्ट होगा उसके बाद ही आपको ये देखने में मिलेगा। अब इसको हमने फर्दर मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ग्रॉस पैटर्न जो है हम देखते हैं कि क्या किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो पहली एग्जांपल है वो है कोगुलेटिव निक्रोसिस। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास सेल जो था वो उसी तरह फर्म शेप में रहेगा, उसमें वो किसी मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा या उसके अंदर ऊपर कोई मजीद आगे चीज़ लगेगी नहीं, जिस तरह पहले फर्म था वैसे ही रहेगा। उसकी शेप जो है और उसके ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा जिस तरह पहले था। सिर्फ क्या डिफेक्ट आएगा कि न्यूक्लियस बीच में से डिसअपियर होगा, और जब न्यूक्लियस डिसअपियर होगा तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सेल डेथ। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि कोई भी इस्कीमिक इन्फेक्शन होगा किसी भी बॉडी के ऑर्गन का एक्सेप्ट ब्रेन, तो दिमाग के अलावा किसी भी अगर बॉडी के ऑर्गन का इस्कीमिक इन्फेक्शन आप कराएंगे तो उसकी वजह से आपको कोगुलेटिव निक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो अब इन्फेक्टिव जो ये टिश्यू होगा वो किस तरह का होगा, तो वेज शेप्ड होगा और पेल आपको देखने में मिलेगा। अगर तो फ़र्ज़ किया हमने कहा था कि ये ऑर्गन है, फ़र्ज़ किया हम हार्ट की बात करते हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई आपने कम किया या इस्कीमिया हुआ तो उसकी वजह से क्या आपने कहा था कि कोगुलेटिव निक्रोसिस देखने को मिलता है। अब अगर फ़र्ज़ किया इसकी काज हमारे पास एम्बोलाई है या कोई भी प्लैक है, अगर तो ये प्लैक आप यहाँ से बीच में से रिमूव कर देंगे, जब प्लैक रिमूव होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़ाहिर बात है जो पहले रुक गई थी वो दोबारा से आएगी। तो जब इस तरह से दोबारा से ब्लड सप्लाई आएगी उस ऑर्गन में तो उसको उसमें आपको देखने में मिलेगा रेड इन्फार्क्ट। ठीक है, तो रेड इन्फार्क्शन कब होगा, जब ब्लड री इंटर करेगा लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू, जैसा कि पल्मोनरी और टेस्टिकुलर इन्फाक्शन में आपको देखने में मिलेगा। आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ आगे चल के। तो ये हमारे पास पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टेस्टिकुलर रीइंफेक्शन आपको देखने में मिलेगी। तो इसका आप कलर भी देखें कि रेड ही है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेड रीइंफेक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस। अब लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास निक्रोटिक टिश्यू था वो लिक्विफाई हो गया या लिक्विफाइड हो गया, जिस तरह हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है उस तरह से उसके इर्द गिर्द हो जाता है। इंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ सेल एंड प्रोटीन रिजल्ट्स इन लिक्विफेक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इंजाइम के थ्रू लाइसिस होगी सेल्स की और प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विफेक्शन आपको देखने में मिलेगा। अब ये किन किन जगहों पे होता है, तो तीन जगह पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो ब्रेन इन्फेक्शन जब भी होगा वो लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस है, एब्सेस फॉर्मेशन होगी, और पेनक्रियाटाइटिस में।
अब ब्रेन इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम फ्रॉम माइक्रोग्लियल सेल लिक्विफाई द ब्रेन। एब्सेस में हमारे पास क्या होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम फ्रॉम न्यूट्रोफिल लिक्विफाई टिश्यू। अब ब्रेन इन्फेक्शन में हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे जो कि लिक्विफाई कर रहे थे। एब्सेस फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल से यही प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आएंगे, और पेनक्रियाटाइटिस में हमारे पास क्या होगा, पेनक्रियाज में से ये आएंगे एंजाइम जो कि लिक्विफाई करेंगे पेरेन्काइमा को। तो पहली में क्या था, माइक्रोग्लियल सेल्स आएंगे, दूसरे में न्यूट्रोफिल्स हैं, और तीसरे में हमारे पास आपको क्या देखने में मिलेगा, पेनक्रियाज के अंदर से एंजाइम आएंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास गैंग्रीनस निक्रोसिस। इसमें क्या होगा, ये कोगुलेटिव निक्रोसिस डेट रिजेंबल्स मम्मीफाइड टिश्यू। तो तकरीबन ये देखने में एक जैसी होगी, सिर्फ टिश्यू क्या होगा आपको, मम्मीफाइड टिश्यू का मतलब है जिस तरह मम्मी टाइप आप कह सकते हैं कि कोई भी टिश्यू है उसके इर्द गिर्द आपको लग रहा होगा कि, एक बार दोबारा देख लेते हैं। गैंग्रीनस निक्रोसिस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ पेशेंट जो डायबिटीज़ के साथ होते हैं, तो उसमें यूजुअली हम कहते हैं कि लोअर लिम्स उनका ज़्यादा उसमें डिफेक्ट आने का मसला होता है। तो वो यूजुअली आप जिसको बोलते हैं डायबिटिक फुट, तो वो एग्जांपल है हमारे पास गैंग्रीनस निक्रोसिस की। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये रिजेंबल करती है बिल्कुल जिस तरह हमने पहले ऊपर पढ़ा है कोगुलेटिव निक्रोसिस में, जिसमें हमने कहा था कि सेल का जो शेप है और बीच के ऑर्गन्स हैं बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ना ही उनके इर्द गिर्द हमारे पास लिक्विड आपको देखने में मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल हम दी हुई है ड्राई गैंग्रीन। अगर तो फ़र्ज़ किया जो पहली चीज़ थी हमारे पास गैंग्रीन बनी थी तो वो ड्राई थी। अब अगर उसी गैंग्रीन के ऊपर आपने सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन उसके ऊपर काज हो गया, तो यही जो ड्राई गैंग्रीन थी ये कन्वर्ट हो जाएगी वेट गैंग्रीन में। ठीक है, अब यूजली ये क्यों होता है, ड्यू टू इस्कीमिया होता है। अब इन्वॉल्व कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को करता है, तो ये यूजली लोअर लिम्स और जीआई ट्रैक को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास है केसियस निक्रोसिस। केसियस निक्रोसिस में आपको क्या होगा, देखने में मिलेगा सॉफ्ट एंड फ्राइबल निक्रोटिक टिश्यू विद कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस। जिस तरह आपको चीज़ देखने में मिलती है, चीज़ का टेक्सचर होता है, अगर फ़र्ज़ किया आप पिज़्ज़े का एक स्लाइस तोड़ें और उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठा के देखेंगे तो वो जिस तरह की चीज़ी अपीयरेंस आपको देखने में मिलेगी। अब इसमें हमारे पास देखने को क्या मिलता है, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दोनों के जो है करेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने में मिलेंगे। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या था कि जो हमारे पास शेप और बीच में सेल के स्ट्रक्चर्स थे वो सेम थे, और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या था, उसके इर्द गिर्द लिक्विड टाइप सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था। तो ये दोनों चीज़ें जब एक ही में आपको देखने में मिलेंगी तो वह है केसियस निक्रोसिस। अब केसियस निक्रोसिस आपको देखने में किस में मिलेगा, तो वह है ग्रेनुलोमास जो फॉर्म होते हैं हमारे पास या तो फंगल इन्फेक्शन में या तो टीबी के जो ग्रेनुलोमास हैं, वो सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, हमारे पास केसियस निक्रोसिस की। तो ये थी माक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। इसको मतलब डिफाइन करना और थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब चीज़ बनाना और बोलने में फ़र्क है थोड़ा। है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फैट नेक्रोसिस। आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसमें जो निक्रोसिस है हमारे पास फैट की है, और फैट में हमारे पास कौन कौन से टिश्यू हैं, फैट में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, तो नेक्रोटिक एडिपोज टिश्यूज विद चॉकी वाइट अपीयरेंस। इसमें हमारे पास अपीयरेंस जो है वो चॉकी वाइट कलर की होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अब अब ये किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर फ़र्ज़ की हम ब्रेस्ट ट्रॉमा की बात करते हैं तो उसमें या पेरीपेनक्रियाटिक फैट जो है, जो पेनक्रियाज के इर्द गिर्द आपको फैट देखने को मिलता है, अगर उसमें भी कोई ट्रॉमा वगैरह होता है तो उसकी वजह से आपको ये फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे ब्रेस्ट है और पेरीपेनक्रियाटिक फैट है। अब क्या होता है कि जो अगर फैट को आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं फैटी एसिड। अगर ये फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फैटी एसिड रिलीज बाय ट्रॉमा ब्रेस्ट का या लाइपेज जो निकलेंगे पेनक्रियाटाइटिस में, ये कैल्शियम के साथ ज्वाइन करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। अब स्पोनिफिकेशन हमारे पास एग्जांपल है किस, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम है हमारे पास वो डिपॉजिट करना शुरू हो पड़ता है जो हमारे पास डेड टिश्यू है उसके अंदर। अब इसकी वजह से ये क्या है
In dystrophic calcification, the necrotic tissue act as a nidus for calcification in the setting of normal serum calcium and phosphate. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन एज अ पोर्ट टू डिस्ट्रोफिक। अब दो तरह की हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन होती है, क्या डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और दूसरी है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो नाम से ही आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि ये कैंसर की तरफ अब हम जा रहे हैं। अब ये होती क्यों है, जब हमारे पास सीरम कैल्शियम और फोस्फेट लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली वहाँ से ब्लड वेसल्स से निकल के हमारे पास किसी भी हेल्दी ऑर्गन है उसके अंदर आके डिपॉजिट होना शुरू हो पड़ते हैं। तो जब ये इस तरह की डिपोजिशन होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। और ये आपको देखने में किस चीज़ में मिलेगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म लीडिंग टू कैल्सिनोसिस। तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है उसके अंदर आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि पैराथायरॉयड का काम क्या है, कैल्शियम कैल्शियम से रिलेशन है उसका पैराथायरॉयड ग्लैंड का, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है फिब्रिनॉइड निक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास निक्रोसिस होती है ब्लड वेसल की जो है वॉल की है। अब तो ये ब्लड वेसल है, फर्ज किया गया इसकी वॉल की अगर यहाँ से निक्रोसिस हो जाए तो उसे हम बोलेंगे फिब्रिनॉइड निक्रोसिस। अब क्या होगा, जाहिर बात है जब यहाँ से वॉल डैमेज होगी तो जो अंदर का जो फ्लूइड्स वगैरह है वो सारे क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। तो लीकिंग ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग फिब्रिन इनटू द ब्लड वेसल वॉल रिजल्ट इन ब्राइट पिंक स्टैनिंग ऑफ द वॉल माइक्रोस्कोपिकली। अब क्या होगा, या तो ये निकल के बिल्कुल बाहर निकल आएंगे अगर मुकम्मल डैमेज है हमारे पास, अगर कुछ डैमेज है तो उसमें क्या होगा कि यही वॉल के अंदर जो सारा कुछ है, जैसे कि अभी यहाँ पे इन्होंने फिब्रिन बोला है, तो ये डिपॉजिट, जो फिब्रिन एक प्रोटीन है जो कि डिपॉजिट कर जाएगी। और जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको किस तरह का ब्राइट पिंक कलर का कलर नज़र आएगा। अब ये एग्जांपल किसकी है, तो ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन और वेस्कुलाइटिस में आपको देखने में मिलेगी।